प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे एज ऑफ डिस्कवरीज की, खोजों का युग। तो हमने ये पिछले लेक्चर में ये चर्चा की थी कि 15वीं शताब्दी से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसने बहुत सारी नए अनुसंधान, बहुत सारी नई खोजें की विश्व में, और बहुत सारे सिद्धांतों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, ज्ञात विश्व के दायरे में परिवर्तन हुआ। और ये सारे परिवर्तन जो है, इन्होंने ज्ञान, विज्ञान और विशेषकर भूगोल के क्षेत्र में एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान की। जो डेवलपमेंट्स हुए, कुछ डेवलपमेंट की या कुछ नएपन की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, बाकी बात आज हम करना चाह रहे हैं। 15वीं एक जो रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ 15वीं सदी तक, एक अवधारणा भौगोलिक जगत में प्रचलित थी, वो था जियोसेंट्रिक अप्रोच, जो ये कहता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और बाकी सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच, भू केंद्रीय दृष्टिकोण। लेकिन आफ्टर ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी जो स्थापित हुआ, इस एज ऑफ डिस्कवरी, ये जो खोज का युग था, उसके बाद जो स्थापित अवधारणा है या जो स्थापित सिद्धांत है जो आज तक चला आ रहा है, वो है हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। हेलियो मतलब सूर्य, सूर्य के केंद्रीकरण की अवधारणा। यानी ये चेंज इस एज ऑफ डिस्कवरी में हुआ कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांड में कई सारे सौर मंडल हैं और सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो हेलियोसेंट्रिक अप्रोच है, ये स्थापित हुआ इस दौरान। पोलैंड के विद्वान जिनका नाम निकोलस कोपर्निकस था, उन्होंने 1497 से 1529 के मध्य, 1497 से 1529 के मध्य खगोलीय अध्ययन और प्रेक्षण किए और इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को स्थापित किया, जिसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थापना रही भौगोलिक और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। 1618 में जे केपलर नामक विद्वान ने इस बात को स्थापित किया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, वे वृत्ताकार पथ पर नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर करते हैं। ये हमारे वर्तमान जो खगोल शास्त्रीय अध्ययन है, उसके आधार रही हैं ये अवधारणाएं। इन्होंने ये बताया कि ग्रह वृत्ताकार पथ पर नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद 1623 में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के द्वारा, अपने आविष्कार के द्वारा कोपरनिकस की अवधारणा को सुदृढ़ किया और उसको सही प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि हेलियोसेंट्रिक अप्रोच ही ब्रह्मांड और सौरमंडल के संदर्भ में सही अप्रोच है। वही वस्तु स्थिति को दर्शाता है कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन रहा इस भूगोल के क्षेत्र में और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, जिसको भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, इसके बाद भी डेवलपमेंट्स रुके नहीं। इसके बाद डेवलपमेंट्स और प्रमुख हुए और मुखर हुए। 1686 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए पृथ्वी के अध्ययन के संदर्भ में, पृथ्वी की भौतिकी के संदर्भ में। गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ साथ ये लगने लगा कि पूरी एक सदी में, 15वीं से 2 सदी बल्कि कहना चाहिए, 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच में कुल मिलाकर सारे विश्व में बहुत मुखर रूप से वैज्ञानिक क्रांति आई और ये युग विशेषज्ञता का युग बन गया। हर चीज में एक विशेषज्ञतापूर्ण अध्ययन ने जन्म लिया और उस विषय को, उन अवधारणाओं को स्थापित करते हुए उनको सिद्ध करने का प्रयास किया जो इन्होंने समझा जाना था। तो ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि तार्किक आधार पर अवधारणाएं स्थापित होने लगी, तार्किक आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर अवधारणाएं सिद्ध होने लगी, उनका प्रमाणीकरण होने लगा। ये बहुत बड़ा योगदान इन सारे वैज्ञानिकों का, ये बहुत बड़ा योगदान इस संदर्भ में रहा कि विषय, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, उन सब में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुए। अब इसी समय में 17वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ यूरोप में और यूरोप से विविध पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। इस प्रकाशन ने ये जो उपलब्ध ज्ञान था, ये जो पैचेस में, कुछ कुछ टुकड़ों में, कुछ कुछ हिस्सों में जो ज्ञान व्याप्त था, उसको समाहित किया और समस्त विश्व के सामने रखा।
ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ से ये शुरू हुआ कि संपूर्ण जो भौगोलिक खोजें हुई, उन सबको लेखन का सहारा मिल गया, उनको लेखांकित किया गया। और ऐसे में जो भी ज्ञात ज्ञान था, जो भी ज्ञात विश्व का ज्ञान था, वो सारे विश्व में प्रचारित प्रसारित हुआ। प्रकाशन ने, प्रिंटिंग मशीन ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। वो चाहे ज्ञान विज्ञान की कोई शाखा हो, उसमें प्रिंटिंग मशीन ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके प्रचार प्रसार में। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा युग था, ये संपूर्ण युग इस निष्कर्ष पर, एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न, इस निष्कर्ष पर पहुंचाने में सक्षम रहा कि पृथ्वी मानव का निवास स्थल है और मनुष्यों की जीवन शैली बड़े पैमाने पर भौतिक पर्यावरण से प्रभावित और निर्धारित होती है। कहने का मतलब यह है कि मानव पर्यावरण संबंधों की बात भी भूगोल के क्षेत्र में हुई, और मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में नियतिवाद की जो नींव है, वो भी यहां सुदृढ़ हुई। ये सच है कि नियतिवाद, संभववाद जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ इस समय तक, लेकिन ये भी सच है कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य की जीवन शैली को निर्धारित करता है, मनुष्य के जीवन यापन के साधनों को निर्धारित करता है। यहां तक की बात भूगोलवेत्ताओं ने की थी, और भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंध से ही भौगोलिक परिदृश्य डेवलप होता है, ये बात विद्वान इस तथ्य तक पहुंचे थे। इसलिए स्पष्ट रूप से नियतिवाद, संभववाद की बात नहीं होते हुए भी नींव इस दृष्टिकोण की यहाँ पर नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी, लेकिन ये नींव यहाँ सुदृढ़ होने लगी, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होने लगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इस समय की, क्योंकि ज्ञान विज्ञान को इतना स्पेसिफाई, इतना प्रामाणिक, ऑथेंटिक बना दिया गया। और एक चीज और इस संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए कि ये युग अगर हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग के संदर्भ में, मतलब मानचित्र कला के संदर्भ में, या मानचित्रों की रचना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण ये युग जो है वो साबित हुआ। प्रथम मानचित्र इसी समय में 1507 में बनाया गया, मार्टिन वॉल्स मुलर ने बनाया, जिसमें अमेरिका को पृथक महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया। प्रथम मानचित्र तो बहुत पहले बन गया था विश्व का, लेकिन विश्व का वो प्रथम मानचित्र जिसमें अमेरिका को एक पृथक महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया, वो इस समय में बना। और मार्टिन ने ही सबसे पहले इस प्रदेश के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग किया। ये जो नवीन विश्व मानचित्र था, इसको कार्टा मैरिना कहा, कार्टा मैरिना कहलाया। वो मानचित्र जिसमें अमेरिका एक पृथक महाद्वीप के रूप में स्थापित था, मतलब वो विश्व मानचित्र जिसमें ज्ञात विश्व को विस्तृत रूप से दर्शाया गया। नौवहन और जल यातायात उस समय जोरों पर था, और लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि मानचित्रों में दिशा भ्रम की स्थिति थी। जैसा कि हमने पहले बात की कि सही दिशा की जानकारी मुश्किल से हो पा रही थी, जिसने नौवहन को थोड़ा सा भ्रमित कर रखा था। पर 1569 में जब मर्केटर ने प्रक्षेप बनाया तो उसने इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन दिया, और मर्केटर ने यह बताया कि ग्रेट सर्किल जिसको उन्होंने शॉर्टेस्ट रूट कहा, सबसे छोटा मार्ग कहा, उसके अनुसार यात्रा करने पर ये जो दिशा भ्रम की स्थिति है ये समाप्त हो सकती है। इस सिद्धांत ने और इस प्रक्षेप ने नौवहन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ये महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में कही जा सकती है, जिसको हम कार्टोग्राफी के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको हम ट्रेड और कॉमर्स के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि सारा जो व्यापार था उस समय वो जल मार्गों द्वारा ही होता था, समुद्री मार्गों द्वारा ही होता था। और समुद्री मार्गों को अगर एक दिशा मिल गई, और समुद्री जहाजों को अगर एक निश्चित दिशा, एक वैज्ञानिक तरीके से अगर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया, अपनी दिशा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग मिल गया और छोटा मार्ग मिल गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के आर्थिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप और जो भी मानचित्रीकरण था, ज्ञात विश्व था, उसके संदर्भ में। यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियां रही, जैसे कि उच्च अक्षांशों पर जो प्रदेशों का जो स्वरूप है वो थोड़ा विकृत मिलता है, लेकिन इसके बावजूद ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप के रूप में आज तक उपलब्ध है, उपस्थित है, यूजेबल है।
इसलिए यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त प्रक्षेप मर्केटर आज भी माना जाता है। 1599 में मर्केटर की प्रक्षेप में को एडवर्ड राइट ने इसमें त्रिकोणमितीय तालिकाओं के द्वारा इसकी रचना विधि को और ज्यादा स्पष्ट किया। मर्केटर ने जब प्रक्षेप बनाया था तो मर्केटर ने उसकी रचना को बहुत स्पष्ट नहीं किया था, उसको त्रिकोणमितीय या गणितीय विधियों के द्वारा बहुत प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया था। उन्होंने रचना कर दी, लेकिन ये भी सच है कि उस रचना के आधार पर दोबारा से इसको कहीं और बनाने के लिए जो मेहनत वैज्ञानिक कर पा रहे थे वो उसमें सफल नहीं हो रहे थे। लेकिन 1599 में एडवर्ड राइट जब आए तो उन्होंने त्रिकोणमितीय विधियों के द्वारा इस प्रक्षेप की रचना को फिर से किया और अब इसकी रचना विधि को स्पष्ट किया तो और वैज्ञानिक हो गया। फिर 16वीं सदी के अंत में एम्स्टर्डम जो था वो एटलस और भित्ति मानचित्रों जिसको जो कि हम कहते हैं वॉल मैप्स, उनके प्रकाशन का प्रमुख केंद्र बन गया। मतलब एटलस और मैप्स नहीं सिर्फ न सिर्फ बने बल्कि प्रकाशित भी हुए, और प्रकाशित हुए इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व में इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो कार्टोग्राफिक डेवलपमेंट के साथ साथ सारा विश्व सारे विश्व के बारे में जानने लगा। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इस युग की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खोज के इस महान युग ने अनेक अवधारणाओं को परिवर्तित किया, संशोधित किया और ऐसा करते हुए विश्व को पुनर्सीमांकित और पुनर्व्याख्यायित किया और भूगोल को एक पृथक शास्त्र में विकसित करते हुए वैज्ञानिक दिशा में अग्रसर किया। ये युग इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। थैंक यू।